वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। मतलब पाइथन प्रोग्राम जो होता है उसका स्केलेटन क्या होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम है। इसका एक स्ट्रक्चर बताने के लिए इसको लिखा गया है। कई सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आगे समझ में आ जाएंगी। आप फिलहाल इसको देख लीजिए। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपका ये लाइन जो दिखाई दे रहा है जिसके आगे हैच लगा हुआ है। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाता है? जिस भी लाइन के आगे हैच लगा हुआ है वो पाइथन में क्या कहते हैं, उसको कमेंट कहते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो लाइन ऑफ कोड्स होता है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कंपाइलर द्वारा या इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, वो केवल इंस्ट्रक्शन देने के लिए, प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए, इसके लिए ही बस इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जिसके भी आगे हैश लगा हुआ है वो लाइन कमेंट है, वो इग्नोर कर दिया जाएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय में। ठीक है, अब देखिए अगला ये दिखाई दे रहा है कि डेफ, उसके बाद सी यू, ये क्या है? एक फंक्शन है। ठीक, फंक्शन के बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ लेंगे कि वो क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही जानिए कि फंक्शन एक ऐसा ग्रुप ऑफ कोड्स होता है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। एक बार उसकी कोडिंग कर दीजिए, उसके बाद उसको रीयूज कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको अगर इस वाली लाइन को प्रिंट कराना है बार बार, तो हम बार बार प्रिंट नहीं लिखेंगे, केवल सी यू को कॉल करते रहेंगे। समझ में आ गया बात? ठीक है, आगे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें देखिए a इक्वल टू 15 है, तो पूरा का पूरा लाइन जो है a इक्वल टू 15 उसको स्टेटमेंट कहेंगे, और इक्वल टू की जो राइट साइड में है उसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो पहले राइट साइड वाले में बारे में जानते हैं। यहाँ पे भी राइट साइड में है a-10, तो ये भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इक्वल टू के जो राइट साइड में होता है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी वैलिड लीगल जो कैरेक्टर जिसको पाइथन सपोर्ट करता है उसका वैलिड कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो होता है क्या? एक्सप्रेशन होता है। जैसे 15 लीगल कैरेक्टर है जो कि पाइथन द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है राइट साइड में अगर है तो। a-10 यहाँ पे दिया हुआ है, a-10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या है? ए भी सपोर्टेड है पाइथन के द्वारा, माइनस भी सपोर्टेड है पाइथन के द्वारा, 10 भी। तो ये सारे सपोर्टेड कैरेक्टर वैलिड कैरेक्टर्स का लीगल कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन जो भी लीगल वे में किया गया है तो इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोलता है। जैसे a इक्वल टू 15, मतलब a के अंदर 15 को डाल दो। ठीक है, b इक्वल टू a-10, मतलब a और a में से 10 को माइनस करो और b के अंदर असाइन कर दो। तो जो कुछ काम करने के लिए बोलता है उसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, आगे क्या है देखिए, ये क्या एक्सप्रेशन है? ठीक है, ये क्या एक्सप्रेशन है? ठीक, क्योंकि ये लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है जो कि पाइथन द्वारा सपोर्टेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको इंडेंटेशन लेवल क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये, एक मिनट यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये जो एक सीध में जो लाइन है, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अंदर में चला गया है, फिर ये बाहर आ गया है, फिर ये अंदर चला गया है। तो ये जो दोनों लाइन है एक सीध में है और ये एक सीध में है। ठीक है, तो इंडेंटेशन क्या होता है? जब हम एक थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो किसी ग्रुप ऑफ कोड को हम अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते थे? ब्रैकेट के थ्रू सेपरेट करते थे। यहाँ पे उसके जगह पे क्या होगा? इंडेंटेशन लेवल का बात होगा। मतलब कि जो एक सीध में रहेगा वो एक इंडेंटेशन लेवल का कहलाएगा, और इसके अंदर रहने का मतलब क्या हुआ? ये इफ़ के अंदर, ये क्या है? इफ़ के अंदर है, इसलिए यहाँ पे देखिए जगह थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप स्पेस, ब्लैक स्पेस आया है, उसी को क्या कहते हैं? इंडेंटेशन लेवल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको मान लो कि कोई फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर चार लाइन लिखना है, तो हम क्या करेंगे? उन चारों लाइन को जिस फंक्शन के डेफिनेशन, जो ये फंक्शन का डेफिनेशन है यहाँ पे शुरू हुआ है, इसे थोड़ा सा अंदर एक टैब के स्पेस के अंदर कर देंगे, उसको क्या कहेंगे? इंडेंटेशन लेवल कहेंगे। समझ में आ गया बात? ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, अब इसको सेपरेट हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है? देखिए ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लॉक टर्म का यूज हो रहा है। देखो, एक इंडेंटेशन लेवल पे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उसको एक ब्लॉक का कहा जाता है। सपोज दैट किसी को अगर मान लो ब्रैकेट में करके हमको लिखना था 1 2 3 4 लाइन, तो उसको एक ब्लॉक कहेंगे। यहाँ ब्रैकेट होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? अगर इसको सिर्फ मान लो यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो ये लाइन पहले वाली लाइन और ये दूसरे वाली लाइन क्या हो जाएगा? एक ब्लॉक में हो जाएगा, एक इंडेंटेशन लेवल में हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल एंड असाइनमेंट। और वेरिएबल कैसे असाइन होता है और कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्या होता है। पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल क्या होता है, एक नेम लेबल होता है, ठीक है, एक नेम लेबल होता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10, मतलब 10 को ए के अंदर असाइन कीजिए, ठीक है। तो ए क्या हो गया यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है आइडेंटिफायर या वेरिएबल, ये एक प्रकार का आइडेंटिफायर है, ठीक है। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो सारा इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर पहले नहीं आ सकता है अंडरस्कोर को छोड़ करके, उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा नहीं। A9 हम लिख सकते हैं, ठीक है, पर 9A जो है ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो ये सारी चीज़ें इस पर भी अप्लाई होंगी, ठीक है। तो वेरिएबल असाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएटिंग वेरिएबल मतलब क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर का नाम लिख देंगे, ठीक है। कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर का नाम लिख देंगे, उसके बाद इक्वल टू करेंगे और उसके साथ कुछ असाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे वेरिएबल तभी असाइन होता है जब हम उसमें कोई ना कोई वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब कोई ना कोई वैल्यू उसमें असाइन करते हैं। सपोज दैट अगर केवल ए लिखते हैं तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा। जब इसमें कुछ लिख देंगे या फिर बी डाल दें इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ये तब ये वेरिएबल बन जाएगा। समझ में आ गया। तो किसी भी हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए एक वैलिड नेम लिखना होता है, इक्वल टू का साइन लगाना होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को असाइन करना होता है। क्लियर है, ठीक। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, आर वैल्यू क्या होता है और एल वैल्यू क्या होता है। सपोज दैट हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट कर दिए, ए इज इक्वल टू 5 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ दो देखो, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कुछ असाइन करने का काम करता है, तो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसमें क्या है, दो पार्ट है, एक इसके लेफ्ट में है, एक इसके राइट में है। तो लेफ्ट वाले को एल वैल्यू कहते हैं और राइट वाले को आर वैल्यू कहते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट। अब देखिए मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, हम एक वेरिएबल में कई सारे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ये नहीं, एक वेरिएबल में हम कई सारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, एक वैल्यू में एक ही असाइन होगा। लेकिन हाँ, कई सारे वेरिएबल में एक वैल्यू को हम असाइन एक साथ कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। देखिए जैसे असाइनिंग सम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। सपोज दैट एक ए इक्वल टू 5 है, ये सिंगल असाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 5 को एक साथ हम 6 वेरिएबल में वो करें, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, मान ली इतना ही रखते हैं, इज इक्वल टू 5 करते हैं। अब ये क्या हो गया, मल्टीपल असाइनमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो डी में भी चला जाएगा, सी में भी चला जाएगा, बी में भी चला जाएगा, ए में भी चला जाएगा। ये केवल और केवल पाइथन में ही ये फैसिलिटी होती है, नहीं तो अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता तो फिर उसमें हमको अलग से देना पड़ता, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ मल्टीपल वेरिएबल। एक वैल्यू है 5 और इसको कितने वेरिएबल में, 1 2 3 4 वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है, ठीक है। और अगला इसका पार्ट क्या है, अगला पार्ट इसका ये है कि असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अभी क्या है, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में हुआ, अब मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में कैसे होगा। तो मल्टीपल वेरिएबल को कॉमा सेपरेटेड कर देंगे, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 3 कॉमा 2 कॉमा 5। अब ये रिस्पेक्टिवली 3 किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, 2 किस में चला जाएगा, बी में, और सी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को पाइथन के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम ए कॉमा बी कॉमा सी करके उसके आगे फिर जितना नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें एक ही ध्यान देना है कि इधर जितना नंबर ऑफ वेरिएबल होगा यहाँ वैल्यू भी उतना ही कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। एक भी एक्स्ट्रा होगा तो फिर एरर देने लगेगा, क्योंकि या फिर एक कम होगा तो भी एरर देगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है, देखिए वेरिएबल डेफिनेशन मतलब वेरिएबल क्रिएशन। पाइथन में वेरिएबल तभी क्रिएट होगा, पाइथन में वेरिएबल तभी क्रिएट होगा जब हम क्या करेंगे उसमें, जब हम उसमें कोई ना कोई वैल्यू को असाइन करेंगे। बिना वैल्यू असाइन किए पाइथन में वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पहले ही असाइन कर देते थे,
बाद में उसका जब यूज होता था तब उसमें वैल्यू डालते थे, लेकिन वेरिएबल का नाम पहले ले लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें वेरिएबल का डेफिनेशन, वेरिएबल मान लीजिए ये है, तो ए का डेफिनेशन क्या है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ वैल्यू होगा, सपोज दैट 5। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका एक टाइप होगा, इसका क्या होगा, टाइप होगा। अब यहाँ पे क्योंकि 5 डाले हैं तो ए किस टाइप का होगा, ए इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अगर ए के अंदर यहीं पे हम कोई कैरेक्टर डाल दिए होते, मान लो बी डाल दिए होते, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाता। ए के अंदर अगर 5.5 डाल दिए होते तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता आपका फ्लोट बन जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमको असाइन करना जरूरी है। तो अब तक का जो हुआ है उसको एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, सपोज दैट ए है, ए इज इक्वल टू 5 डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, PRINT प्रिंट ए, और रन कराएंगे तो देखिए ए को प्रिंट करा है, लेकिन ए की जगह पे क्या उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या था कि मल्टीपल असाइनमेंट था, ठीक है। अब सपोज दैट क्या लिख दिया यहाँ पे, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5। अब क्या है, प्रिंट बी करेंगे तो वो भी क्या दिखाएगा, 5 ही दिखाएगा। करके देख लेते हैं, PRINT प्रिंट, उसके बाद बी, ठीक है, और इसको रन कराइए। देखिए ए और बी दोनों में 5 कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। एक और क्या मेथड था, एक मेथड ऐसा था, ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या था, 2,3। अब क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि ए में 2 चला जाएगा और बी में 3 चला जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल करके अभी देख लेंगे। हम लोग प्रिंट ए किए हैं, प्रिंट बी किए हैं, तो पहली बार में 2 प्रिंट होना चाहिए, दूसरी बार में 3 प्रिंट होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 2 और 3 प्रिंट हो रहा है, समझ में आ गया। तो अब तक का ये हो गया, ठीक। और वेरिएबल डेफिनेशन क्या कहता है कि जब तक हम वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं तब तक वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 2 जगह प्रिंट ए कर देते हैं, इन दोनों जगह क्या है, प्रिंट ए है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो प्रिंट ए किए हैं पहले, बाद में ए इज इक्वल टू 5 किए हैं, फिर प्रिंट ए किए हैं। तो ये जो पहला वाला प्रिंट ए है, ये पहला वाला जो प्रिंट ए है वो एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो है ए को कभी भी ए के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया है, और जब नहीं असाइन किया गया है तो वो क्रिएट भी नहीं होगा, ठीक है। रन करा के देखिए, देखिए एरर दे रहा है। एरर कहाँ दे रहा है, वो बोल रहा है एरर कि लाइन 2 इन मॉड्यूल इतना, ए इज नॉट डिफाइंड। लाइन 2 कौन सा था, देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, लाइन के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला कि ए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं हम और ए को अब डिफाइन कर दिए, तो अब देखिए अब इसको रन कराएंगे तो रन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको डेफिनेशन मिल गई है, क्योंकि उसको वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या था हम लोग देख लेते हैं। अब तक का प्रैक्टिकल हो चुका, ठीक है। अगला क्या है, डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है। देखिए डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, टाइप, वेरिएबल का एक टाइप होता है, उसका डाटा टाइप होता है कि वेरिएबल में जो जिस हिसाब से वैल्यू हम लोग डालते हैं, जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में डालेंगे वो उसका टाइप हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर उसके अंदर ए इक्वल टू 5 डाले, उसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। 5.2 डाल दिए तो फ्लोट हो जाएगा। ए इक्वल टू विवेक डाल दिए तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो उसको ही टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। टाइप, डाटा का टाइप क्या है। अब डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है कि देखिए पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, पहले ही डाटा का टाइप डिसाइड कर दिया जाता था कि ए जो होगा इंटीजर रहेगा, तो उसमें केवल और केवल इंटीजर वैल्यू जाती थी। उसमें फ्लोट वैल्यू डालिएगा चाहे कुछ और वैल्यू डालिएगा तो वो एरर दिखाने लगता था। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है। पाइथन क्या करता है, उसमें आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो उसी का टाइप एक्वायर कर लेगा। सपोज दैट अगर अभी हम ए इक्वल टू 5 डालें, सेम ए है, ए इक्वल टू 5 डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। फिर नीचे आए, फिर ए इक्वल टू ये 5.2 डाल दिए तो एरर नहीं देगा, ये ले लेगा। यहाँ पे चेक करेंगे टाइप, अगर यहाँ पे टाइप लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या है, 5 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, PRINT प्रिंट TYP टाइप। टाइप एक फंक्शन है जिसके अंदर जो भी चीज़ हम डालेंगे उसका टाइप बता देगा, डेटा टाइप क्या है। हम ए करते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप ए की तो क्या, इंट है, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आकर के एक और काम करते हैं इसी में, ठीक है। पहले इंट था, ठीक,
देखिए ये टाइप जो है हमेशा लास्ट वाला टाइप बताएगा, क्योंकि वैल्यू बार बार अपडेट करेंगे तो जो लास्ट में जो टाइप होगा वही बताएगा। अब ए इक्वल टू हम क्या कर दिए, विवेक कर दिए, ठीक है। पहले ए इक्वल टू 5 किए थे, अब लास्ट में ए इक्वल टू विवेक कर दिया, तो ये लास्ट वाला बताएगा, एरर नहीं देगा। देखिए स्ट्रिंग बताएगा, हो रहा स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। अब आइए एक बार और इसको चेंज कर देते हैं, क्या कर दिए, ए इक्वल टू क्या कर दिए 5.2। अब क्या हो जाएगा ए, अब देखिए ए हो गया फ्लोट, यानी लास्ट वाली जो भी वैल्यू असाइन होगी उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप वो एक्वायर कर लेगा। क्लियर है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी हम मान लीजिए इंट वाले के साथ इंट में कोई भी वैल्यू, ए अगर इंटीजर है उसमें कुछ और वैल्यू डालेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ ये ध्यान देना है कैलकुलेट करते वक्त कि हम कोई ऐसा असाइनमेंट ना कर दे जो कि बाद में हमको प्रॉब्लम करे। सपोज दैट देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू क्या किए हैं 6 कर दिए हैं, और ए इक्वल टू क्या था 2 था, ठीक है। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे क्या लिखे नीचे PRINT प्रिंट ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, नहीं ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई ए। और जैसे ही रन करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, देखिए एरर नहीं दिखाएगा, ये तो कैलकुलेट कर लिया ना। बी को जब ए से डिवाइड करेंगे तो 2 देगा। अब यहाँ बी की वैल्यू को हम क्या कर दिए, अपडेट कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, ये एरर नहीं देगा। हम बी में क्या डाल दिए, बी में डाल दिए क्या भी डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। लेकिन हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी डाटा टाइप हम डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लो ये पहले से हम यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंट क्या है, ये आपका है प्रिंट ए बी बाई ए। अब यहाँ पे करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि देखिए बी पहले इंटीजर था तो काम कर रहा था, अब बी क्या बन गया, अब बी बन गया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को कभी भी हम इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। डायनेमिक में यही थोड़ा सा एक इसका डिमेरिट है कि अगर हम मान लीजिए डायनेमिक में कुछ भी डाटा टाइप डाल दिया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं और उसमें हम डाटा टाइप चेंज कर दिए फिर एरर दिखाने लगेगा, और जिस समय हम इसको असाइन करेंगे उस समय एरर कोई नहीं देगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। आगे टॉपिक देखते हैं क्या है, अगला टॉपिक क्या है। डायनेमिक टाइपिंग आपको समझ में आ गया। इनपुट एंड आउटपुट। देखिए इनपुट आउटपुट क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज देखिए अब तक क्या था कि हम ए इक्वल टू 2 डायरेक्ट लिख देते थे, ठीक है, बी इक्वल टू 6 डायरेक्ट लिख देते थे और उसके अकॉर्डिंग ये दिखाता था। अब देखिए अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि ए के अंदर यूजर से इनपुट मांगे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो अपने तो इनपुट देंगे नहीं, यूजर से भी मांगेंगे कि यूजर अपना इनपुट दे। तो हम यहाँ पे उसके लिए क्या है, एक इनपुट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, इनपुट, ठीक है, इनपुट। इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी मैसेज हम यहाँ पे दे सकते हैं कि एंटर एनी नंबर, ठीक है, और यहाँ प्रिंट के अंदर क्या डाल देंगे, प्रिंट के अंदर हम डाल देंगे ए। अब देखिए जैसे इसको रन करेंगे वो पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, तो हम यहाँ क्या नंबर देंगे, मान लो 32 डाल दिए, और जैसे एंटर मारेंगे तो 32 को प्रिंट कर दिया। इसका मतलब कि हम जो यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर डाल रहे हैं वो ए के अंदर असाइन हो जा रहा है। अब देखिए ये तो ए के अंदर असाइन हो गया है ना, ठीक है। अब थोड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं कि टाइप इसका पता कर लेते हैं कि ये जो भी नंबर हम डाल रहे वो टाइप कैसा है, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं PRINT प्रिंट TYPE टाइप, उसके बाद ए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही रन कराएंगे, देखिए एंटर एनी नंबर मान लीजिए 45 डाल दिए, इसका टाइप क्या स्ट्रिंग है, यानी कि इनपुट फंक्शन का यूज करके हम जो भी चीज़ इसके अंदर डालेंगे वो सारा का सारा स्ट्रिंग ही लेगा। नंबर भी डालेंगे तो भी वो उसको स्ट्रिंग समझेगा। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर समझेगा, उसको एज ए नंबर ट्रीट नहीं करेगा। मतलब हम केवल इनपुट एनी नंबर के थ्रू इसमें कोई नंबर डाल करके उसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका जो यहाँ टाइप जो दिखा रहा है, जैसे कि ये टाइप दिखा रहा है, टाइप तो स्ट्रिंग दिखा रहा है, स्ट्रिंग को हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी अगर हमको मान लीजिए नंबर रीड करना है, क्योंकि हमारे पास रीड करने के लिए फंक्शन कौन सा है, इनपुट फंक्शन ही है। इसके अलावा अभी फिलहाल के लिए कोई फंक्शन यहाँ पे आपके पास नहीं है। इसी के थ्रू हम सारा डाटा को क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो अगर हमको नंबर इनपुट करना है, मतलब चाहते कि नंबर आए, तो उसके लिए टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग फंक्शन आता है। जैसे कि देखिए ये पहले ये देखिए इनपुट फंक्शन हमेशा किस में लेगा, इनपुट फंक्शन हमेशा किस में लेगा, वो हमेशा लेगा किस में, वो लेगा आपका किस में,
कैरेक्टर में, स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या फंक्शन आता है, एक फंक्शन आता है int इंट, जैसे मान लीजिए b कर देते हैं, b इक्वल टू क्या करते हैं, इंट, और इंट के अंदर डाल देते हैं a। अब इस इंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ हम डालेंगे उसको क्या कर देगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रिंट करेंगे print प्रिंट type टाइप, और b का टाइप देखते हैं। देखिए अब b क्या होगा, b अब इंटीजर हो गया हो, क्यों, यहाँ पे a जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, उसका टाइप देखेंगे तो स्ट्रिंग बता रहा है। यहाँ पे हम इंट फंक्शन के थ्रू क्या कर दिए, उसको कन्वर्ट कर दिए, किस में कन्वर्ट कर दिए, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ पे इंटर एनी नंबर, तो मान लीजिए 56 डालें। अब ये क्या बता रहा है कि पहला बार में इसका क्या था, 56 पहला बार जब टाइप चेक किए तो क्या था, स्ट्रिंग था। उसके बाद हम फिर उसको कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट किस में किए, इंट में, तो अब वो इंटीजर बन गया। देखिए सेकंड टाइम में इंटीजर बता रहा है। 2 बार यहाँ टाइप प्रिंट किया, तो यहाँ पे इस टाइप वाले में क्या था, स्ट्रिंग था, और इस वाले टाइप में क्या हो गया, वो इंटीजर हो गया। तो देखिए अब इससे पता चलेगा कि इंट फंक्शन क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इसी तरह क्या करता है, इसी तरह आपका फ्लोट फंक्शन जो होता है, इसके अंदर जो भी चीज़ आएंगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। कैर के लिए तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, कैर तो वही चीज़ होता है, ठीक है, कैर जो आपका है वही है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इंट को कर लेंगे और फ्लोट को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि कन्वर्ट वही चीज़ होगा जो कन्वर्ट होने लायक रहेगा। अगर मान लीजिए हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, और डाल दे रहे हैं क्या, एंटर क्या कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, इंटीजर में हम मान लो पूछ रहा है एंटर एनी नंबर। अब इसके अंदर क्या कहते हैं 2.3.4। अब क्योंकि ये तो कैरेक्टर एंटर ले लेगा, यहाँ पे एरर नहीं देगा क्योंकि वो कैरेक्टर के फॉर्म में लेता है, लेकिन ऐसे एंटर देंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ पे ये जो इंटर एनी नंबर किसी भी टाइप का स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करने जाएंगे हम इंट करके तो वो एरर दे देगा। अगर इस वाली लाइन को हम कमेंट बनाए, अब देखिए कमेंट क्या होता है, इसको हैच, अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हैच लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये कमेंट हो गया, ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब ये लाइन एरर नहीं देगा क्योंकि इस लाइन को रन ही नहीं करेगा। हम बोले थे ना जिसके आगे हैच लग जाता है वो कमेंट हो जाता है। रन कराइए, अब कोई एरर नहीं देगा। 3.4.5 अगर कर देते हैं, एंटर मारते हैं, वो प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, इस लाइन में इंटर एनी नंबर बोल रहा है, हम जो भी डालेंगे उसको कैरेक्टर के फॉर्म में लगेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में हम कुछ भी डाल सकते हैं। प्रिंट ए कर दिया, टाइप ए कर दिया, ठीक है। और ये जो 2 लाइन है जो एरर दिखा रहा था, इसके आगे हम कमेंट लगा दिया, यानी अब उसको इग्नोर कर देगा। कमेंट लगाने का मतलब क्या, इग्नोर कर देगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कोई भी चीज़ हमको लेना हो इनपुट, तो इस इंट, अब देखिए यहाँ इसी को कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। देखिए इसको हटाइए। अब जो यहाँ पे हम लोग अलग से इंट को ए के अंदर इंट को ए के अंदर डाल रहे थे, इसके इंट के अंदर ये जो डाल रहे थे, इसको अलग से ना डालते हुए हम इंट को यहीं पे लिख सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए, यहीं पे ले लेंगे क्या, int इंट, एक ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट इधर ओपन हुआ तो इसको भी क्लोज कर लेंगे। तो ये एक ही लाइन में क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अंदर वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, इनपुट वाला काम करेगा, टेक्स्ट में ले लेगा स्ट्रिंग में, और बाहर वाला इंट जो है इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वो एरर नहीं देगा और इंटीजर टाइप देगा, 56 इंट, क्लास इंट, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट यहीं पे इंटीजर हमको लेना है तो इनपुट के आगे इंट लगा देंगे, फ्लोट लेना है तो इनपुट के आगे फ्लोट लगा देंगे। समझ में आ गया बात, ठीक है। अगला क्या हम लोग पढ़ने जा रहे थे, अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या था। रीडिंग नंबर हो गया था, आउटपुट थ्रो प्रिंट स्टेटमेंट। अब देखिए रीडिंग तो हम लोग कर लिए कि कैसे इनपुट लेना है, आउटपुट कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे आउटपुट हो कैसे रहा है, आउटपुट किसके थ्रू हो रहा है, आउटपुट जो है प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हो रहा है। सपोज दैट देखिए print प्रिंट। अब इसमें अंदर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, सपोज दैट। अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये डायरेक्ट वैसे ही प्रिंट हो गया, क्लियर है। व्हाट इज योर नेम, यानी कि जब भी प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। सपोज दैट a इज इक्वल टू 5 है। अब a क्या है, एक वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रिंट a करते हैं, देखिए इन्वर्टेड कोड के अंदर, देखिए अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो जैसा है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए हैं
और ए लिखते हैं, इसका मतलब वो क्या समझेगा कि वो वेरिएबल है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अब इसको रन कराएंगे तो ए प्रिंट नहीं होगा, ए की जगह पे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए 5 प्रिंट हो रही है, ठीक है। अगर यही ए को हम डबल कोट्स के अंदर लगा देते हैं तो अब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब ये क्या होगा, जैसा है वैसे ही प्रिंट हो गया। अब इसकी वैल्यू नहीं, अब ए प्रिंट हो गया। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ कॉमा करके लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कॉमा वाट, फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा इज, एक मिनट, इज, फिर कॉमा लगा देंगे, योर, कॉमा नेम। अब देखिए ये सारा चीज़ अलग अलग है, लेकिन जहाँ जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एक स्पेस को प्रिंट करेगा। जैसे रन करा के देख लीजिए, देखिए व्हाट इज योर नेम, यानी कॉमा की जगह पे क्या हो, स्पेस वो प्रिंट किया है, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पे था a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे बीच में कहीं हम कॉमा लगा के ए भी कर देते, जैसे लास्ट में हम कॉमा लगाए हैं और ए कर दिए हैं ए, तो अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, व्हाट इज योर नेम, और कॉमा लगा के, कॉमा के जहाँ जहाँ कॉमा मिला वहाँ स्पेस प्रिंट किया है, ए की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि जो कॉमा, देखिए कॉमा जहाँ पे भी लगा है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसकी जगह पे क्या कर रहा है, स्पेस से सेपरेट कर दे रहा है। जैसे व्हाट के बाद कॉमा लगा है तो कॉमा की जगह वो स्पेस लगा रहा है। हम चाह रहे हैं कि कॉमा की जगह पे हम कुछ और पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको सेपरेट, कॉमा क्या है, सेपरेटर है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, SEP, सेप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको एक और भी हटा दीजिए, एक और आने दीजिए, हटाइए इसको, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे क्या है, सेपरेटर, देखिए कॉमा क्या है, एक सेपरेटर, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस है, ठीक है, लेकिन उसके जगह पे हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे देखिए डबल कोट्स, अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट दे देंगे वो कॉमा के जगह पे प्रिंट होगा। सपोज दैट हम यहाँ क्या दें, 1 2 3, 3 डॉट दिए हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे 3 डॉट का काम करेगा वो। देखिए वाट 3 डॉट इज, 3 डॉट योर, 3 डॉट नेम, समझ में आ गया। यानी कि कॉमा के जगह पे जो सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस है उसकी जगह पे हम कुछ और चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कॉमा लगे वहाँ वहाँ कुछ और आ जाए, तो उसके लिए क्या है कि उसको सेपरेटर को डिफाइन कर देंगे। देखिए ये सेपरेटर के अंदर अगर इस सेपरेटर वाले टर्म को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा का मतलब क्या होता है, स्पेस, वहाँ पे स्पेस प्रिंट करेगा। ये समझ में आ गया बात, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, PR प्रिंट, और इसके अंदर क्या है, हाय, इसको हटा देते हैं। PRINT प्रिंट वाट, ठीक है, वाट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, YOUR, योर। उसके बाद फिर से लिख लेते हैं नेम, देखिए अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसको रन कराते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रिंट होता है, ठीक है, ये कैसे प्रिंट होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज योर नेम एक के बाद एक, मतलब अगले अगले नई नई लाइन में प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो लास्ट में एक नई लाइन को प्रिंट करता है। व्हाट जैसे लिख रहा है उसके बाद नया लाइन प्रिंट कर दे रहा है, नए लाइन में चला जा रहा है। प्रिंट जैसे लिख रहा है उसके बाद फिर से नया लाइन में चला जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। एंड में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, न्यू लाइन। जैसे सेपरेटर में कॉमा को सेपरेटर कहते थे और सेपरेटर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस था, लेकिन हम उसको चेंज कर देते थे सेपरेटर कीवर्ड का यूज करके, सेप फंक्शन का यूज करके
शेप वेरिएबल डिफाइन कर देते थे, शेप इज इक्वल टू कॉट्स या फिर कुछ भी, तो उसके जगह पे वो आना शुरू कर देता था। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट नया लाइन चेंज कर दे रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट में क्या है, नया लाइन प्रिंट कर रहा है। तो उसकी जगह पर हम चाहते हैं कि अगर ये न्यू लाइन में ना जाए, एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसको इंड को डिफाइन करना पड़ेगा हमको। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, कॉमा करके END इंड लिख देंगे इज इक्वल टू, अब इंड में देखिए जो भी चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे वही चीज़ इंड में आ जाएगा। सपोज दैट हम यहाँ पे ए डाल दिए, ठीक है, एंड इज इक्वल टू ए, कॉमा एंड इज इक्वल टू ए, फिर से नीचे आ जाएंगे, कॉमा एंड इज इक्वल टू ए। अब ये क्या करेगा कि अब वो नीचे लाइन में ना जा करके एंड की जगह पे ए प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, व्हाट ए इज ए योर ए नेम ए। मतलब समझ में आया आपको कि एंड में वो नए लाइन में चला जा रहा था, अब उसकी जगह पे क्या कर रहा है, ए प्रिंट कर रहा है। तो अब इसको अगर हम चाहते हैं कि ये सारा एक ही लाइन में आए, तो एंड की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, ठीक है, ताकि वो क्या करेगा, नीचे लाइन में ना जा करके स्पेस प्रिंट करे और थोड़ा रीडेबल हमको अच्छा हो। समझ में आया बात, ठीक है, रन कराएंगे। तो देखिए अब व्हाट इज योर नेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंड को हम लोग डिफाइन कर दिए। अब क्या है, इंड जो नया लाइन जा रहा था उसकी जगह पे वो इंड वाला स्टेटमेंट जो होगा, ये इंड में जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो आ जाएगा। आप लोग देख लिए हैं, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, जो प्रिंट होता है, केवल अगर हम खाली प्रिंट लिखते हैं, PRINT प्रिंट ऐसे करते हैं, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए कोई वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन हम अभी बताए थे ना कि प्रिंट का जो इंड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू लाइन करता है। इसका मतलब केवल अगर प्रिंट करेंगे तो वो नीचे लाइन में जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए नीचे वाली लाइन में कर्सर ब्लिंक कर रहा है, समझ में आया। सपोज दैट इसके बीच में हम मान लीजिए यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं, PRINT प्रिंट, कहाँ गया प्रिंट, कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देंगे तो भी इसका एंड तो है ना। एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन होता है, तो वो न्यू लाइन एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। देखिए व्हाट के बाद, व्हाट इज के बाद वो एक नया लाइन नीचे कर दिया, उसके बाद प्रिंट किया है, समझ में आ गया। यानी कि अब देखिए कॉमा से हम वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। अगर डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जैसे व्हाट है, ठीक है। अगर उस प्रिंट के अंदर कोई बिना कोट्स का कोई वैल्यू डालते हैं तो वो समझेगा कि वो वेरिएबल है, जैसे ए को प्रिंट करा रहे थे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही थी, ठीक। कॉमा कॉमा करके कोई दो चीज़ों को जो जोड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस आता है, उसको हटा करके हम सेपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो ACP लिख करके जो पैटर्न चाहे वो पैटर्न लगा सकते हैं। अगर हम एंड नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट करने के बाद नया लाइन में चला जाएगा। एंड डिफाइन कर देंगे तो नया लाइन में जाने की जगह एंड वाला जो भी चीज़ रहेगा उसको प्रिंट करेगा। खाली प्रिंट स्टेटमेंट एक नया लाइन को प्रिंट करेगा। समझ में आ गया बात। अगला टॉपिक क्या है, देखिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो गया और पाइथन का जो फंडामेंटल हम लोग जो पढ़ रहे थे, फंडामेंटल भी यहीं समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, इसकी वीडियो आपको अगर समझ में आ रही हो और आपको लगता है कि और स्टूडेंट तक ये जाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग इस चैनल का लाभ उठा सके। इसमें क्या है कि बिना कंप्यूटर का यूज किए हुए कैसे प्रोग्राम को रन कराना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसकी सुविधा का लाभ हो सके। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। Like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles further around.